चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे बजट को लेकर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया। कई तरह की चुनौतियों के बीच इस बजट को प्रस्तुत करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट किया। एक तरफ अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद तो दूसरी ओर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। इन स्थितियों में बजट किस रूप में आश्वस्त कर पा रहे हैं? क्या बजट देश की अपेक्षाओं के अनुरूप है? इसी पर आज की चर्चा और इसी पर सभी खास मेहमानों से बात करेंगे। इससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। Budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट को पेश करते हुए अगर ये कहा कि ये बजट मुश्किल क्षणों में पेश हो रहा है तो इसके अपने ही मायने हैं। एक तरफ कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था पर प्रहार और दूसरी ओर कृषि बिलों के विरोध में किसानों के आंदोलन के माहौल के बीच ये बजट पेश हुआ है। निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से यही उम्मीद थी कि स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस होगा। सरकार की कोशिश इन तमाम क्षेत्रों में सुधार के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने की है। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास को बहुत अहमियत देते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ाया है। वहीं कोविड वैक्सीन के लिए 75,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। साथ ही 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोलने का ध्येय कहीं न कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन तमाम क्षेत्रों में जोर दिया जा रहा है जो आने वाले समय में भारत को इस पटरी पर लाने की कोशिश करता हुआ दिखे। निश्चित है कि निर्मला सीतारमण का बजट इसी दिशा में कई ऐलान करता दिख रहा है। सरकार हायर एजुकेशन कमीशन का गठन करने जा रही है। लीएमएच, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूलों की स्थापना के ध्येय बढ़े हैं। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोलने की सरकार की मंशा सैन्य और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को जताती है। यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। निर्मला सीतारमण ने इस दशक का पहला बजट प्रस्तुत किया है जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी तमाम विपरीत हालातों में जूझते भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हों। तब इसे कसौटी पर परखने वाला बजट के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार की मंशा टैक्स बढ़ाकर इंडस्ट्री को हतोत्साहित करने की नहीं है। सरकार पूरी तरह कृषि उद्यम, शिक्षा, हर क्षेत्र को उभारना चाहती है। कृषि क्षेत्र में ई नाम से मंडियों को 1000 और मंडियों को जोड़ा जाना है और किसानों को 1.5 गुना एमएसपी कृषि क्षेत्र में सहूलियत और विकसित करने की दिशा में कदम है। बजट पेश होती शेयर बाजार में रौनक दिखी है। वास्तव में भारत के लिए किन किन बातों की प्राथमिकता है और किस नीति के साथ वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है, इसमें संवाद की पूरी गुंजाइश बनती है। बेशक विपक्ष के अपने कुछ ऐतराज होंगे, कुछ सवाल होंगे, लेकिन बजट निराशा के स्वर में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान से। हमारे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, उत्तराखंड से कांग्रेस प्रवक्ता है। हमारे साथ अरविंद जय तिलक जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ हमारी साची त्यागी वरिष्ठ एंकर है जो सेक्टर 18 नोएडा से है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सतीश के सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो वर्तमान आज का बजट है उससे लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उम्मीदों के हिसाब से ये बजट आया है जी। सरकार के सामने चुनौती थी कि कोविड से जितना नुकसान हुआ जी और कोई अर्थव्यवस्था उससे पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए विकास, ग्रोथ पर फोकस किया जाए। तो इस बजट से तो साफ नजर आता है कि जिस तरह से हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया गया, 137% आवंटन बढ़ाया गया है। फिर हम देख रहे हैं कि जितने 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात है,
इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस में 74% का एफडीआई लाने की बात है। इसी प्रकार से कई तरह से जिस तरह से जहां भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, जहां भी स्टेक सेल हो सकता है, ये सारा करने की बात। और आपके रिपोर्ट में भी जिक्र था कि एजुकेशन में, चाहे सैनिक स्कूल खोलने में, चाहे डिफेंस स्पेंडिंग में, ये सब कुछ एक साथ करने की कोशिश है ताकि अर्थव्यवस्था को गति पकड़ाया जाए। और कई तरह से अब इस बजट में आपको ये भी कहना पड़ेगा कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। नया टैक्स नहीं लगा, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। हालांकि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है वो सेस लगाया गया है जरूर, लेकिन वित्त मंत्री ने दावा किया है कि इसका कंज्यूमर उपभोक्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि ये बोल्ड बजट है। सरकार मोनेटाइजेशन पे, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट चीजों को, जो सरकारी कंपनी संसाधन जुटाने का, खजाना से अगर पैसा निकालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बहुत बढ़ाई गई है और रोड पे, पोर्ट पे, हर चीज पे। तो यहां से यही सरकार के सामने लक्ष्य था कि भाई कोविड से जो नुकसान हुआ उसको छोड़ दीजिए पीछे, और नई शुरुआत डेफिसिट भी बहुत हो गया है। इस बार फिस्कल डेफिसिट भी 9.5 है। तो ये नहीं देखा गया कि भाई फिस्कल डेफिसिट कितना रहता है, ये है कि अभी खर्चा करके कम से कम अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखें, पटरी पर रखें, और ताकि आगे तीव्र विकास हो। नहीं, बिल्कुल आगे तीव्र विकास हो, उसी पर लगभग बहुत सारे लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक बार जनता क्या कह रही है ये भी सुन लेते हैं। साची क्या कहना है वहां लोगों का इस पर, किस तरह से वो लोग देख रहे हैं कि ये जो बजट आया है उसके असर को क्या लग रहा है आपको? क्या कहना है यहाँ पर? जहां आप हैं वहां पर मेरे हिसाब से सभी वहां पर मोबाइल इंडस्ट्री के लोग भी हैं और वहां पर ट्रेडिंग के लोग भी हैं। जी साची जी, संजय जी, इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये नोएडा सेक्टर 18 के मोबाइल मार्केट है, और सबसे बड़ा असर इस समय अगर पड़ता हुआ नजर आ रहा है तो सीधे तौर पर मोबाइल मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। पिछले साल जब बजट आया था तो उसमें टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ था। मोबाइल को लेकर के खास तौर पर 18% जीएसटी जो लगती थी वो पिछले साल 12% कर दी गई, और इस बार जो बजट में सबसे बड़ा असर देखने को मिला है वो कस्टम ड्यूटी को लेकर जो 2.5% बढ़ा दिया गया है, और जिसको देखते हुए लग रहा है कि मोबाइल फोन्स और चार्जर महंगे हो जाएंगे, जिसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? ललित भारद्वाज। आप यहाँ पर शॉप लगाते हैं, क्या काम करते हैं? मेरा ये शॉप है, कार्ट है यहाँ पे, रेस्टोरेंट, फूड। अच्छा, आज बजट आ गया है, तो बजट आने के बाद आपकी काफी उम्मीद थी, टैक्स को लेकर के थी, थोड़ा स्लैब और नीचे आएगा, आपको थोड़ी और रियायतें मिलेंगी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और इसके साथ साथ अब कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है 2.5% तक। कैसी प्रतिक्रिया देंगे? क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? बस यही है कि अब जो भी है बहुत सही नहीं है, हमारे लिए तो बहुत सही नहीं है। क्यों, मतलब क्या लग रहा है इससे, कैसे नुकसान होगा, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मार्केट में हम वही है कि मार्केट का जो टाइम है, अभी कस्टमर आता है तो नाइट में टाइम 10 बजे के बाद आता है, फिर वो क्लोज कराते हैं मार्केट को। कभी 9 बजे का टाइम कर दिया, कभी 10 का कर दिया। एक्चुअली जो कस्टमर आता है यहाँ 11 बजे तक आता है, तो पूरी मार्केट प्रॉपर खुल नहीं पा रही है। और वही है, कस्टमर आते हैं, डर जाते हैं, कभी उनको भगा दिया, कभी मार्केट क्लोज कर दी, उससे भी हमारा नुकसान होता है, थोड़ा बहुत काम भी होता है। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं, आप कैसे देख रहे हैं बजट को? खुशी है, क्योंकि अभी कोशिश ये थी कि कोरोना काल में जिस तरीके से इकोनॉमी ने सफर किया है, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से जूझ रही है, पहले उसको ट्रैक पे लाया जाए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर है, कुछ सेक्टर के लिए राहत की खबर नहीं है। कैसे देख रहे हैं? मैम, जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है तब से सारा रेंट, इतना दुकान का यहाँ रेंट बहुत है, काम इतना है नहीं, वर्कर इतना काम करते हैं, मगर हम वर्कर की सैलरी देते हैं तो रेंट नहीं दे पाते हैं, जब रेंट दे दे तो राशन वाले का नहीं दे पाते हैं। यहाँ काम है नहीं, मेरा ओनली काम यहाँ 10 बजे के बाद ही चलता है, वो यहाँ 10 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी के बढ़ने से क्या असर पड़ेगा मोबाइल की खरीद में? और बता रहे हैं मोबाइल चार्जर वगैरह सब महंगे हो जाएंगे कस्टम ड्यूटी के बढ़ने से, कस्टम ड्यूटी का क्या असर पड़ेगा? अब मैम इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसमें असर यही होगा जो
आमदनी तो कम हो रही है, जो मोबाइल वगैरह हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो लोग, मेरी सैलरी तो कम है और हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो कहाँ से लाएंगे हम? हाँ बताइए। अच्छा, आप क्या उम्मीद कर रहे थे सरकार से? हम तो सरकार से ये उम्मीद कर रहे थे 2021 आएगा, अच्छा आएगा, मोदी जी की सरकार है, बढ़िया होगा। ये सारा ही काम आजकल तो काम है ही नहीं। अच्छा, अब संजय जी आपको हम मोबाइल शॉप में भी लेकर के जाएंगे, वहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पर या इस सेक्टर पर किस तरीके से असर पड़ा है। सर, अगर आईटी सेक्टर का जिक्र करें तो आज जिस तरीके से बजट आया है उसके बाद क्या लग रहा है, कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आईटी सेक्टर के आने से कैसे प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, कोई बात नहीं, हम आगे सर से जानने की कोशिश करेंगे। कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ा दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक पर कैसे असर पड़ेगा, आईटी सेक्टर पर कैसे असर पड़ने वाला, कैसे देख रहे हैं इसे? जब से कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, जो चीज सपोज करो 1000 की आती थी वो हमें 1100 की परचेस करनी पड़ रही है, जिस वजह से कस्टमर को खरीदने में परेशानी हो रही है। क्योंकि कस्टमर को तो वही पहले वाली आदत है कि हाँ भाई, हम पता है, कस्टमर माइंड मेकअप करके आ गया, मुझे 1000 की मिलेगी। पीछे से ही सबसे कस्टम ड्यूटी बढ़ने की वजह से सारी चीजें महंगी होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, काम में बहुत इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। ग्राहक क्या उम्मीद करके आता है जब शॉप पर आता है? वो प्राइस जो ऑनलाइन देखेगा या जो उसके माइंड मेकअप वो घर से करके चला है वही प्राइस रहेगा। कस्टम ड्यूटी के लगने से आप बता रहे हैं उसका प्रभाव सभी सामानों पर पड़ेगा और आपकी शॉप पर भी पड़ेगा, आपके काम पर भी पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। ग्राहक, सपोज कीजिए ग्राहक ने कोई भी मॉडल या किसी भी चीज की क्वायरी करी ऑनलाइन, वो फिर आता है ऑफलाइन। अच्छा, इस चीज को आप मानते हैं कि पिछले साल जब बजट आया था 2020-21 तो जीएसटी टैक्स स्लैब में मोबाइल फोन को लेकर के बदलाव हुआ था। जो पिछली बार जीएसटी 18% था वो 12% हो गया था। तब शायद स्थिति ऐसी रही होंगी कि सरकार ने रियायतें दे दी। इस बार कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी, बहुत ज्यादा इकोनॉमी ने सफर किया है, अर्थव्यवस्था ने सफर किया है, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ अच्छे फैसले लिए होगा, कुछ सोचकर फैसला लिया होगा, उसका समर्थन करते हैं। मैडम, वो चीज तो सरकार को ही पता है, उन्होंने क्या सोचा है। चलिए सांची, बहुत ही अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। सांची, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, ठीक है, बहुत लोगों को उम्मीदें थी, कुछ लोगों को वो नहीं पूरी हो पाती। श्याम सुंदर शर्मा जी, लगातार एक चीज अब की बार सामने आई है, आप देखेंगे कि एक तो श्याम सुंदर शर्मा जी, एक बात ये सबसे अहम है कि 75 साल से जो ज्यादा के लोग हैं उन्हें छोड़ दी गई है, उसके अलावा स्लेब में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका कितना प्रभाव आप मानते हैं और कितना जरूरी था ये, उसे भी आप कैसे देखते हैं? जी देखिए गोस्वामी जी, आज मौजूदा स्थिति में घाटे की व्यवस्था चल रही है। कोरोना काल में हम थे और आजादी के हम 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं। उस दौरान लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार हमको कुछ छूट प्रदान करेगी, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। जो 75 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उन्हें वित्त मंत्री जी ने नमस्कार किया कि हम नमस्कार करते हैं उन्हें, और केवल उनको क्या कहा, छूट नहीं दी, केवल उनको ये कहा गया कि आपको रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, बाकी तो आप अगर कमाओगे ज्यादा तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा जी। इसका मतलब 75 साल के लोगों को केवल आपने रिटर्न भरने की छूट प्रदान की है, बाकी तो टैक्स लगेगा आपके पास। आप देखिएगा, जो व्यक्ति वेतनधारी है और जो चाह रहा था कि हमको कुछ आयकर में छूट मिलेगी, नहीं मिली। मौजूदा स्थिति में यदि आप देखेंगे तो वित्तीय घाटा 9.5% है। अब उसको हम जुटाने के लिए हम, हमारी पुरानी संपत्ति है या हमारे पुराने उपक्रम है, उसको हम बेचेंगे और बेचने के बाद हमको मिलेगा क्या, 2,75,000 करोड़ करीब मिल पाएगा। अब वो बिकेगी नहीं बिकेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा आपको। लेकिन फिर आप देखिएगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि 12 करोड़ लोगों की रोजगार चले गए, और जो युवा थे उनकी नौकरियों में किसी को 25%, किसी को 30%, किसी को 20% की कटौती हुई। अब उसकी भरपाई कैसे होगी? ये देखिए, आज का मार्केट 200 लाख करोड़ का है और 150 करोड़ हम आम उपभोक्ता के माध्यम से मार्केट में आ पाता है।
तो जब हमारे पास पैसा ही नहीं मिलेगा तो मार्केट में हम कैसे दे पाएंगे जी। अब सरकार ये भी बात सही है, देखिए सरकार रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह और सभी का निजीकरण करने की ओर बढ़ रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि क्या पेड़ पे पैसे लगते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी उसकी आज तक आहट लगती है। अरुण शौरी है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उलझे हुए हैं, उन्होंने जिस इन्वेस्टमेंट कर दिया तो सारा मामला उलझ गया। तो इसलिए बात सही है कि आप आर्थिक स्थिति में आपातकाल की स्थिति बनी हो और देश को फिर से पटरी पर लाना हो, तो हम किस हालात में हैं और किस है। अब देखिएगा किन राज्यों को इन्होंने बेनिफिट दिया है, जहां 4 राज्य चुनाव होने, वहां पे काम हाईवे बना देंगे, और किसके आधार पर बना देंगे, पीपीपी मोड में बनाएंगे, हाईवे पे पैसा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, और सरकार जो पहले 30 लाख करोड़ का हमने खर्चे का अनुमान लगाया था, 34,000 करोड़ खर्च कर दिए, तो 4 लाख करोड़ तो हमने ज्यादा खर्च किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम खर्चे में कटौती नहीं कर पा रहे हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और जो कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति बनी है और हमारे पास पैसा नहीं आया है, और हम अब वैक्सीनेशन भी देंगे, अब निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि ये बजट वैक्सीनेशन के नाम पर हो गया है। लोगों को कहेंगे कि हम वैक्सीनेशन देंगे, 400 रुपए की वैक्सीनेशन एक को मिल पाएगी देशवासी को, और पूरा बजट कहेंगे कि इसी पे खर्च कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहिएगा कि जिस करके आपसे कस्टम पॉलिसी अभी आई नहीं है, 1 अक्टूबर के बाद मालूम पड़ेगा कि आपके किन किन पर रेट बढ़ गए, किन पे घट गए। तो निश्चित रूप से ये तो बात सही है कि विदेशी सामान खरीदने पर जो कस्टम बढ़ाया है उससे निश्चित मेक इन इंडिया को बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन कितनी कंपनियां विदेश से आके निवेश करेगी ये आने वाला समय ही बताएगा। ये एक सवाल खड़ा रहेगा श्याम सुंदर जी, ये एक सवाल खड़ा रहेगा कि कितना, ये जो कितना है लेकिन है, ये सब बने रहेंगे। अरविंद जे तिलक जी, अगर हम बात करें वर्तमान में, जिस तरह श्याम सुंदर शर्मा जी ने बताया कि जैसे आसाम और बंगाल कहीं ना कहीं उस पर फोकस दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का जो है और रेलवे, उस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान अब की बार दिया गया। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे देखते हैं बजट को? जी गोस्वामी जी, देखिए दुनिया का कोई भी बजट, अगर कोई लोकतांत्रिक देश है, कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि जो हाशिए के लोग हैं वहां से लेकर के जो कल कारखाने उद्योग जगत से जुड़े हैं सबका डेवलपमेंट हो। अगर उसमें सभी का कल्याण होता है तो अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है और बजट को सार्थक माना जाता है। भारत में विशेष रूप से जो विकासशील देश है उसके बजट को जो है हम लोग 4 तरह की कसौटी पर नापते हैं। क्या बजट में निवेश की संभावना है? क्या सरकार के बजट में सार्वजनिक खर्च की संभावनाएं हैं? क्या इससे खपत बढ़ेगी? और निर्यात की प्रोत्साहन के लिए क्या किया गया है? सबसे पहले बात निवेश की। ये मान के चलिए कि अभी तक हम लोग जितना एक अपेक्षा रखे थे कि निवेश होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। आप देखिए, अगर निवेश की गति तेज होती तो फिर सरकार को बार बार बैंकों में पैसा नहीं डालना पड़ता, और जो इंश्योरेंस क्षेत्र के लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको संभालना नहीं पड़ता। यही वजह रहा कि जो 49% से उसको बढ़ा करके 74% किया गया। हाँ, अच्छी बात यह है कि सार्वजनिक खर्च के लिए सरकार जो है तत्पर दिख रही है। जैसा कि अभी आपने कहा कि करीब 85-100 किलोमीटर जो है हाईवे पर विशेष फोकस किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इससे जो है नौकरियां भी सृजित होती है। जब सार्वजनिक खर्च सरकार करती है, हालांकि उसकी एक चिंता होती है कि जो फिजिकल डिफिसिट है वो बढ़ेगा, और जैसा कि देखने को भी आ रहा है कि 9.5% जो है, तो इस संदर्भ में तो सरकार को चिंतित होना ही पड़ेगा कि जब हमारा खर्च 35 लाख करोड़ का है और आमदनी जो है 21-22 लाख करोड़ का है, तो जो 12-13 लाख करोड़ का जो गैप है वो कहां से जुटाएंगे? श्याम सुंदर जी ने सही कहा कि जो विनिवेश की हमारी नीति है, जो हमने रखा है कि करीब 1,75,000 करोड़ जो हम उसके जरिए जुटाएंगे, तो कहा जाता है देहात में किस्सा है कि आढ़त का घासा खाता जो है वो छोटे बहुत जो है उन सब चीजों से पाटा नहीं जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि खपत को, जैसा कि अभी जो एक चर्चा में आया कि जो मध्यम वर्ग है
उसमें आपके नौकरी पेशा लोग भी हैं और छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग भी हैं, उनके हाथ में क्या आया? तो आप देखिए तो उनके हाथ में बहुत कुछ आता दिखा नहीं। मतलब साफ है कि जब पॉकेट में पैसा नहीं आएगा तो वो बाजार की तरफ रन नहीं करेगा, और जब बाजार में नहीं जाएगा तो बाजार का जो चरित्र है वो गुलाबी नहीं हो पाएगा। इस अर्थ में कहीं ना कहीं जो है हमारा जो सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योग है वो उनकी जो गतिशीलता है वो थमेगी। तीसरी चौथी चीज है कि निर्यात के लिए जो है हमारे समस्या बजट में कोशिश तो की गई है, लेकिन आज का चूंकि दौर जो है कोविड का दौर है और कहीं ना कहीं जो सारे देश जो है अपने अंदरूनी जो आर्थिक समस्याएं हैं उससे जूझ रहे हैं, उस अर्थ में जो है देखना दिलचस्प होगा कि इस दिशा में क्या होता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे थोड़ा खटका यह कि जो सरकार जो है आज के दौर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, गोस्वामी जी देखिए देश में 26 करोड़ किसान है जिसमें केवल 11 करोड़ किसानों के पास जमीन है। करीब 15 करोड़ किसान जो है वह उन्हीं किसानों की जमीन पर खेती करते हैं। तो मुझे लगा कि जो 14 करोड़ किसान हैं जो सही अर्थों में वो कृषि मजदूर हैं, उनके लिए सरकार कुछ बजट में प्रावधान करेगी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी इसमें नहीं दिखा। तो बेहद ही अफसोस है। और जो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कृषि की भागीदारी जीडीपी में बढ़े वह अब होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इस पर जो है सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए था, वह चीज नहीं दिखा। दूसरी चीज जो नारी सशक्तिकरण के लिए जो पिछली बार के बजट में आपने देखा कि सरकार काफी कवायद की थी, रोजगार के लिए की थी, इसमें उसका अभाव दिखा है। गोस्वामी जी जी नहीं, बिल्कुल सवाल तो बहुत सारे उठे हैं, लेकिन अगर हम देखें एक तरफ जब कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ नया और कुछ एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और जो ड्यूटी की जिसकी बात हो रही थी कि भाई 2.5% लग गई है तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो ऐसे में आप भारत में बने सामान को खरीदने में कहीं ना कहीं आगे आएंगे। ये अलग बात है कि निवेश कैसे आएगा, जिसकी बात हर कोई कर रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हैं। प्रतिमा जी, क्या कहना चाहेंगे आप बजट को लेकर और वर्तमान में, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात भी अभी हमारे सतीश के सिंह जी ने भी की थी और नारी सशक्तिकरण की बात अरविंद जय तिलक जी ने भी की, तो उसे लेकर भी आपको इस बजट में क्या लगा? रही बात किसानों की, तो किसानों की बात, कृषि की बात तो लगातार चल ही रही है, क्या कहेंगे आप जी? देखिए गोस्वामी जी, सबसे पहले तो ये जो बजट है ये बजट नहीं है, ये बजट जो है धोखा है। ये धोखा है गरीब के साथ, भारत के गरीब के साथ, भारत के युवा के साथ, भारत की महिलाओं के साथ और भारत के मजदूरों के साथ, और जो मध्यम वर्गीय उद्योग चलाते हैं उन साथियों के साथ। क्या है आप देखिए इस बजट में क्या दिया है इन्होंने, निर्मला सीतारमण ने, जो कुछ नया हो। जो स्पीच उन्होंने पिछली बजट में दे दी थी वही स्पीच इस बजट में दे दी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप किसानों की आय को दुगना करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आप ये 2014 से कह रहे हैं कि आप किसानों की आय को दुगना करेंगे। अगर आपकी मंशा किसानों के आय को दुगना करने की होती तो बजट में जो आपने कटौती कर दी 6% की खेती के बजट में, वो आपने नहीं किया होता। आपने जो ट्रैक्टर को जीएसटी के दायरे में आप लेके आ गए, 18% जीएसटी के दायरे में आप ट्रैक्टर्स को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपक्रम होता है किसान भाइयों के लिए, आप उसको जीएसटी के दायरे में लेके आ गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप देखिए जिस तरीके से आप भारत की सुरक्षा की बात करते हैं और इस बजट में आपने डिफेंस को में क्या अलोकेट किया है उसका जिक्र भी नहीं किया। और इस वक्त जब देश को सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि आपको भी पता है किस तरीके से चीन ने हमारी जो सरजमी पे कब्जा करने की कोशिश की है, और जिस तरीके से जो खबरें अरुणाचल प्रदेश से भी आई हैं और जो गलवान घाटी से भी आई हैं, उसके बाद तो आपको जनता के मन में एक भरोसा दिलाने के लिए इस बजट में जो आपने 40 मिनट्स की स्पीच दी है, जिसमें आपने कम से कम 18 बार प्रधानमंत्री जी के बारे में बात की, तो उसके बजाय आपको कम से कम वो समय का यूटिलाइजेशन आपको डिफेंस बजट में जो आपने एलोकेशन किया है आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर प्रतिमा, क्या आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं होनी चाहिए? क्या कह रहे गोस्वामी जी? आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात सुनिए, ये आत्मनिर्भर भारत, मुझे ऐसा क्यों लगता है
कि ये नहीं, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत की बात होनी चाहिए, बट अगर आप बजट में डिफेंस के बारे में बात करते, एलोकेशन के बारे में बात करते, तो क्या वो आत्मनिर्भर भारत की बात करने से अलग हो जाता? ऑफ कोर्स अगर हम डिफेंस की बात करेंगे हम आत्मनिर्भर होंगे, क्यों नहीं। और ये आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से मोदी जी के द्वारा लाया गया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मनिर्भर तो हमने तभी से शुरू कर दिया था अपने आप को करना जब हमने इंडिपेंडेंस पाई थी, और 1947 में जब हम अनाज के क्षेत्र में भी अपने आत्मनिर्भर नहीं थे, और किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ने इतना प्रयास और इतनी मेहनत करके ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर के ऑरेंज रिवोल्यूशन तक का काम किया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। चलिए वो बातें अलग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से कोविड में लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं, जो रेडी लगाते थे, जो मजदूरी करते थे, उन्होंने अपने स्वरोजगार खोए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बजट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से भी रिलेटेड कुछ बातें होनी चाहिए थी? ये तो वही बात हो गई कि आप आए, वही पुरानी ढपली पुराना राग गा दिया और आप चले गए। आप एक बात बताइए, चलिए बजट में रोजगार की बात भी करेंगे, और ये बात हम सतीश के सिंह जी से पूछेंगे कि बजट में रोजगार की स्थिति को लेकर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर मैं कुछ चीजों पे आऊं तो उस पर भी सतीश के सिंह जी आपके साथ बात करें, क्योंकि डॉक्टर प्रतिमा ने भी और श्याम सुंदर जी ने भी और सतीश के सिंह जी देखेंगे कि लगातार कुछ सवाल उठ रहे हैं, और इसमें सबसे अहम सवाल यही आ रहा है कि रोजगार की बात हर बार होती है, और अगर मैं ध्यान दिला दूं तो ये आजादी के बाद से ही हो रही है कि रोजगार और कृषि, इस पर बात लगातार होती रही है। और सरकारें कोई भी रही हो, ना तो मुझे लगता नहीं कि कभी किसान की स्थिति इतनी अच्छी आई हो कि किसान मर्सिडीज में घूम रहा हो। वो तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। बातें करने के लिए बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन जब समाधान की बात पूछो उनसे तब वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज? हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर, और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सतीश के सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा कि बात यह है कि एक जो रोजगार है, इस शब्द को अलग अलग तरीके से अलग लोग अपनी अपनी भाषा में मैं कहूंगा व्याख्या करते हैं। आखिर रोजगार वो कौन सा होता है जो सीधा मिल जाए किसी को भी? अगर हम बात करें रोड बनेंगी, जब रोड बनेंगी तो क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा? सतीश के सिंह जी, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। अगर हेल्थ सेक्टर में पैसा लगेगा, हॉस्पिटल बनेंगे, हेल्थ सेक्टर बनेंगे, तो क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा? क्योंकि इस रोजगार शब्द ने जो बेरोजगारी और रोजगार नहीं मिल रहा और चला गया और हट गया, आखिर कैसे हम इससे पार पाएं? क्योंकि ये शब्द इतना आसान है, कोई भी कह दीजिए रोजगार नहीं है, हम तो परेशान हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, किस तरह से आखिर? तो इस रोजगार शब्द को इस बजट में आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात, जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो बात हुई है उसे लेकर भी मैं जानना चाहूंगा। एक बात इसमें अहम है अब की बार, अगर देखें आप कि शहरी स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छता की बात होती है, उस पर भी बड़ा खर्च एक होगा, और स्वच्छ हवा, यह भी अब की बार एक आप देखेंगे बजट के अंदर
एक नया पॉइंट है। तो ऐसे 10 हम देखें तो बड़ी चीजें हैं। अगर बात करें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, तो क्या रोजगार सृजन नहीं होगा? जी सतीश के सिंह जी, सभी को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आपने तो बहुत लंबा खींच दिया, सब कुछ कह दिया। देखिए, रोजगार का जहां संदर्भ है, तो रोजगार कोई आज की समस्या नहीं है। ये बहुत भारी समस्या कोविड के दौरान हुआ, क्योंकि धंधे चौपट हो गए, पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया था। तो ये आकस्मिक था, और इसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार की समस्या पहले से नहीं थी। ऐतिहासिक रूप से रोजगार की समस्या भारत में चलती आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको मनरेगा, राइट टू फूड या राइट टू एजुकेशन, ये सब भी एक प्रकार का डोल्स है, एक आप वेलफेयर करते हैं, तो वो भी एक परोक्ष रूप से आप बेरोजगारी या कमाई की नहीं होती है, इसलिए आप इसको स्वीकार करते हैं। देखिए, मनरेगा पर इस साल सरकार ने अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दिया है। हालांकि ये बात सही है कि अभी जो बजट आया है उसमें उसका बजट काट दिया गया है, मनरेगा पर करीब 22,000 करोड़ रुपए काट दिए गए। देखिए, रोजगार का सीधा रोजगार और नौकरी आदि आदि को अलग करके देखना पड़ेगा। आप सही कह रहे थे कि जब तक भाई हर कोई तो नौकरी नहीं कर सकता, और किस चीज में नौकरी, उसके लिए स्किल चाहिए, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसकी मैचिंग चाहिए, और सब कुछ चाहने के बाद अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, अगर वो रोजगार धंधा नहीं चलेगा, धंधा को चालू करने से, चाहे आप जैसा हेल्थ की बात कर रहे थे, चाहे रोड की बात हो रही है, पोर्ट की बात हो रही है, 100 शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है, ऐसे ऐसे कई चीजें हैं, चाहे रेलवे में इस तरह से काम होने जा रहा है या हो भी रहा है, तो उसी से रोजगार पैदा होगा। ये नहीं होगा कि बहाली निकली है उत्तर प्रदेश सरकार में, कितना बहाली निकालेगी कोई सरकार। आज के डेट में बहाली वाली से कोई रोजगार मिलने की स्थिति नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन या बेचने की बात, स्टेक सेल की बात, स्ट्रेस सेल की बात, LIC की IPO आने वाली है, इस तरह की चीजें कोई यार नई नहीं हो रही है, ये 1991 से चल रहा है। तो मैं कोई इस बजट का डिफेंस में नहीं खड़ा हो रहा हूं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे, हाँ, मैं उम्मीद करता था कि कोई एक बेरोजगारी भत्ता या डायरेक्ट स्टिमुलस, ताकि आपको खपत मतलब मांग बढ़ाएं, लोग जाएं खरीदे, ये हम उम्मीद करते थे कि कुछ हो। वो सरकार ने रास्ता नहीं चुना। सरकार ने कोविड को एक बहुत ही आकस्मिक चीज मानते हुए उसमें एक संतुलन बना के रखा है। वहां से आगे ले जाना चाहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था चल पड़ी, दौड़ पड़ी, तो रोजगार और जो सब चीज है वो पैदा हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट स्टिमुलस की हम बात कर सकते थे, उतना नहीं हुआ, परोक्ष रूप से सरकार ने दिया। तो फिलहाल मुझे लगता है सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है कि भाई आप रोजगार, उद्योग धंधे बढ़ाओ, MSME की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात, तमाम तरह की चीजें जो है, अब कितना सफल होगी मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार का जोर इसी पे है कि उद्योग धंधा सब चीज चले, और चलने से ही रोजगार पैदा होगा। शायद इसीलिए मनरेगा का बजट घटाया गया, क्योंकि मनरेगा का बजट इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोग शहरों से गांव चले थे कि उनके रोजगार छूट गए थे। अब सरकार को लगता है कि उद्योग धंधा शहरों में चलने शुरू हो गए, इंडस्ट्रियल टाउन में शुरू हो गए, तो हम मनरेगा का जो बजट है वो पहले ही जैसा कर देते हैं। तो ये उम्मीदों भरा बजट है। अब उम्मीद कितना पक्का होगा ये हम नहीं कह सकते। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 4 बजट तो पिछले ही बार आ गए और 1 बजट के अलावा, तो मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ ये इस साल का अंतिम बजट है। कई मिनी बजट अभी आने बाकी हैं। जी, कई मिनी बजट आने बाकी है। एक और इसमें अहम बात यह थी कि गगनयान मिशन की भी बात की गई है। आप देखिए कि आर्थिक मोर्चे पर हम पहले ही जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक नई चीज जिस पर काफी कुछ खर्च होना है, उससे लेकर भी हम जानना चाहेंगे आप उसे कैसे देखते हैं जी, और कितना आवश्यक है वो आज की जो परिस्थितियां उनको लेकर। जी सतीश के सिंह जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सतीश के सिंह जी, आप देखिए जिस तरह से जी मैं बोल रहा हूं, जिस तरह से भारत ने ये वैक्सीन बनाया
आप यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिस तरह से पूरे दुनिया में ये कोरोना का वैक्सीन बना और उसमें भारत आज एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, क्या आपने कभी सोचा था? भाई मैंने नहीं सोचा था कि भारत दबदबे के साथ ये वैक्सीन बना के 10-15 देशों को सप्लाई कर देगा। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, नंबर 1। नंबर 2, आपने गगनयान की बात की। ये बात सही है कि हिंदुस्तान को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, साइंटिफिक चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा और वो खर्चा सर्विस सेक्टर के आने से या फिर मार्केटिंग से, ये चीजों पे खर्चा बहुत हुआ नहीं है पहले। तो ये वक्त है कि आप अगर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता क्या है क्या आत्मनिर्भरता? आत्मनिर्भरता एक प्रकार से डेन जाओपिंग जो चाइना में थे, उन्होंने चाइना को एक सुपर पावर बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो उन्होंने सब सारे चीजों का अपने यहाँ प्रोडक्शन शुरू किया, अपने ऊपर निर्भर किया और चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर, बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी और फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा सरताज बन गया। वो कोशिश भारत में भी है। तो चाहे वो स्पेस में, जैसा आप गगनयान वगैरह की बात कर रहे हैं, सारे क्षेत्रों में वो आत्मनिर्भरता है। वो एक कोशिश है कि R&D में, चाहे वो वैक्सीन में हो, हेल्थ में हो, चाहे आप मोबाइल ही टेक्नोलॉजी में क्यों ना हो, हर वो चीज जो चाइना में बनता था उसका भारत में निर्माण हो, चाहे वो गगनयान ही क्यों ना हो, और उसमें भारत पूरे दुनिया को लीडरशिप दे, वहां पर आगे छलांग लगाए। बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा जी, अगर हम देखें, बहुत सारी चीजें सतीश के सिंह जी ने बताई। अगर आप लगातार 2-3 चीजें मेरे सामने थी। एक तो बात यहाँ कृषि को लेकर हो रही थी कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि कृषि के लिए कुछ नया होगा, लेकिन वही कि कृषि आय दुगनी कर दी जाए किसानों की, ये बात रही। और उसमें अभी और क्या नया हो सकता है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन कृषि के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप देखें, निवेश की बात हुई है और जिस तरह आपने पहले भी बोला था कि 2.5%, अगर कोई सामान बाहर का महंगा हो जाता है, हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर कोई सामान बाहर से आ रहा है, वो महंगा हो रहा है, तो जो हमारा लोकल सामान है, जो वो है, उसे लेने के लिए शायद आ गया है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है स्किल, कि आप क्या वो क्वालिटी, जिसे कहते हैं गुणवत्ता, दे पाएंगे। यहां उसके लिए क्या विशेष किया गया। उसके अलावा जो सैनिक स्कूल खोलने की बात हुई है, आप देखें कि सैनिक स्कूल ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने ज्यादा तादाद में सैनिक स्कूल खोले जाएं, तो शायद डिफेंस की ओर ये इशारा है। उसके अलावा भी आप देखें, एक बात और यहां पर सबसे अहम थी कि अगर आप पूरा का पूरा ओवरऑल इसे देखें, यहां किसानों को 1.5 गुना एमएसपी दी गई है। उसके अलावा एक देश एक राशन कार्ड, इसको लेकर भी बात हुई है। बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पूरे बजट में खामियां कौन कौन सी रही और खूबी क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए गोस्वामी जी, ये बात तो सही है कि आज मैं गडकरी जी को सुन रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो गडकरी जी का विभाग ही कर रहा है। और मान के चलिए कि आने वाले समय में हमारे देश में जो हाईवे जिस तरह से तादाद में बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रोजगार भी मिलेगा और हमारे संपर्क भी आसान हो जाएंगे, जो कि आने जाने की व्यवस्था, जिस प्रकार से हम पुराने जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में किस तरह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज्यादा होता था और हमारे व्हीकल्स में होता था, और एक स्क्रैप पॉलिसी जो आ रही है आने वाले समय में, देखिएगा वो कह रहे थे कि हम 15 दिन में बना देंगे। तो जो पुराने वाहन है, जिसके माध्यम से प्रदूषण देश में फैलता है, और उसको अगर कटौती कर दी जाएगी, जिसमें 1 लाख करोड़ करीब पुराने वाहन है, उसको हम बाहर करके और ऑटोमोबाइल में नए वाहन आ जाएंगे, तो एक तो ये है कि हमको पुराने वाहनों से स्पीड कम मिल पाती थी और एवरेज कम मिल पाता था और प्रदूषण बढ़ता था, उसका अंत हो जाएगा। और किस प्रकार से नया आ पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अब फिर वाली बात वही आ रही है कि देखिए, उन्होंने कहा कि 1,16,000 किलोमीटर की नए सड़क बनाएंगे। और देखिएगा, हम चुनाव जीतना चाहते हैं, चारों राज्यों में सड़क माध्यम से अच्छी तरह कैसे पहुंच जाए, एनडीए की सरकार कैसे बन जाए चारों राज्यों में, ये भी हम
इसके माध्यम से जाना चाहते हैं। एक बात और कीजिए, आपने सैनिक स्कूल खोलने की बात कही, 100 सैनिक स्कूल खोलने की बात तो हुई है, लेकिन पहली बार एनजीओ और पीपीपी मोड पर सैनिक स्कूल खुलेंगे। अब सरकार अपना खर्चा नहीं करेगी। अब आने वाले समय में जो सैनिक स्कूलों में सुविधाएं बच्चों को मिलती थी, क्या उससे खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये तो आने वाला जो पॉलिसी आएगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि एक बच्चा पढ़ने जाएगा तो उस पर कितना खर्चा आएगा। अभी तक तो सरकार खर्चा करती है सैनिक स्कूलों पर और सेना के अंदर जाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन ये बात सही है कि 100 सैनिक स्कूल खुलेंगे तो बच्चे ट्रेंड होंगे, चाहे पैसे लग के हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल शिक्षा का निजीकरण तो तेजी से हो रहा है। तो एक अगर सैनिक स्कूलों को भी निजीकरण के तहत कर देंगे और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी तो पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करे। एक एकलव्य स्कूल जो आदिवासियों के लिए खोलने की बात कही है, 756 स्कूल जो खोलेंगे वो निश्चित रूप से एक नीचे दर्जे का जो कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है उसको शिक्षा का प्रबंध मिलेगा, तो निश्चित रूप से आदिवासी इलाके में खुशहाली आएगी। जिस प्रकार से आदिवासी इलाके में आपने देखा कि नक्सलवादी बढ़ी है, बहुत सारी चीजें बढ़ी है और वो विकास से बहुत दूर हैं, और अगर वो जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में 4 करोड़ आदिवासी बच्चों को अगर समकक्ष आने का मौका मिलेगा तो आने वाले समय में डॉक्टर भी मिलेंगे आपको और सीए भी मिलेंगे और बाकी जो सर्विसेज में वो आदिवासी बच्चे जा पाएंगे तो उनका स्तर सुधरेगा। ये बात तो सरकार की सराहना करनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। अब बात यहां आ रही है कि रोजगार सृजन कैसे हो। अब रोजगार सृजन तो है कि हमारे यहाँ विदेशी निवेश किस स्तर से आएगा। अब चाइना की 100 कंपनीज पहले बात हो रही थी आ पाएगी नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात कही है, तो अब हम विदेशी सामान को खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन मेक इन इंडिया जब भारत में सामान बनेगा तो उसमें कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन उत्पादन होगा तो रोजगार भी मिलेगा और सरकार की और देश की आय बढ़ने में संभावना बनेगी। लेकिन निवेश होना चाहिए और उसके लिए हम सड़कों का विकास करेंगे या बाकी ढांचागत विकास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल अच्छा होगा। देखिए इस बजट में बात कही गई है 2024 की। अब आप घाटे को कम करने की बात 2025 में कह रहे हैं कि हम घाटा कम करके हम उन्नति की ओर आ जाएंगे। तो आज हमारा 9.5% का घाटा है, उस घाटे को कैसे पूरा करेंगे, कैसे पाटेंगे, यह बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि हमारे सरकारी तंत्र का खर्चा तो बढ़ता जा रहा है, वो तो कम कर नहीं पा रहे। और आप देखिएगा पीपीपी मोड पर हम जा रहे हैं। पहले एफडीआई के नाम पर ये एनडीए और बीजेपी विरोध करती थी, आज हम उसको 79% करने जा रहे हैं। अब हमारा एलआईसी के अंदर आईपीओ लाने की बात हो रही है, तो विदेशी कंपनियों के माध्यम से हम बीमा कंपनियों को देंगे तो देशवासियों को कितना बढ़ेगा ये तो आप बताइए। लेकिन ये बात सही है, हेल्थ के अंदर 140% की बढ़ोतरी की है, उससे आने वाले समय में हेल्थ की स्थिति सुधरेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हम नर्सिंग को एक अच्छा लेवल देने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमीशन बनाएंगे और उसके अंदर जो इस तरह से जो चीज करेगी, और हायर एजुकेशन के लिए कमीशन बनाने की बात हो रही है। अब तक हायर एजुकेशन में लूट खसोट और जिस प्रकार से महंगी शिक्षा मिल रही थी उस पर कंट्रोल आएगा। और एक बात और रही थी कि स्टील, कॉपर और लोहा के अंदर हमने उसमें कस्टम कम करने की प्रयास किया है, जिससे कि हमारे इसके सेक्टर में बढ़ोतरी मिलेगी। जो छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग, उनको थोड़ा इजाफा होने वाला है। लेकिन हम डिजिटलाइजेशन की बात तो कर रहे हैं। आज पेपरलेस भी बजट पेश किया गया, पहली बार बजट हमारे लोकसभा में। लेकिन जिस प्रकार से हम लैपटॉप और बाकी चीजें महंगी होगी या सस्ती होगी तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनी कितनी आ पाएंगी और उत्पादन कितना कर पाएंगी। नहीं तो हमको विदेशी माल खरीदना ही पड़ता है। आज कोई भी मोबाइल चाइना का होता है या बाहर का होता है जिसको खरीदना होता है। तो इसलिए हमको मेक इन इंडिया किस प्रकार से बढ़े और वो कहाँ होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये बात सही है कि आर्थिक स्थिति से कमजोर है देश और उसमें बजट पे कुछ देने की स्थिति थी नहीं, इसलिए हमने आयकर
बढ़ाया भी नहीं और न ही घटाया। हमने इसको बिल्कुल स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन जब हम कस्टम पॉलिसी लाएंगे 1 अक्टूबर को तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम क्या क्या कर गए। लेकिन किसी के माध्यम से आपने शेष लगाने का प्रयास किया है और ये कहने का प्रयास किया है कि हम किसी का ढांचागत विकास करेंगे अब, और आम उपभोक्ता पर उसका असर नहीं जाएगा, लेकिन वो किस तरह से डिलीवर होगा ये तो सारी पॉलिसी तय करने की बात रहेगी। बिल्कुल, पॉलिसी के ऊपर बहुत कुछ चीजें खड़ी हुई हैं। अरविंद जय तिलक जी, बहुत सारी चीजें श्याम सुंदर शर्मा जी ने बताई, आप देखेंगे लगातार उन्होंने एक एक चीज विस्तार पूर्वक बताई, और सतीश के सिंह जी ने भी बहुत कुछ कहा। अरविंद जी, अगर हम देखें लगातार बहुत सारी बातें आई हैं, एक बात होती है ग्रामीण भारत की, और लगातार उस पर फोकस रहना चाहिए। इस पूरे बजट में आप उस ग्रामीण भारत को कहां पाते हैं? क्योंकि सबसे अहम आज भी अगर आप देखें तो हमारे लिए वो ग्रामीण भारत है, जिसके कंधों पर इस आधुनिक भारत की हम कहेंगे एक पूरी भार उसके कंधों पर है। उसे लेकर आपसे जानेंगे। और एक चीज इसमें जो सबसे अहम है कि जिस तरीके से अब की बार रेलवे की तरफ और मेट्रो की तरफ ज्यादा फोकस दिखा है, बहुत सारी चीजें उसमें भी आई है, उसे लेकर भी हम जानेंगे कि क्या वास्तव में उससे कुछ स्थितियां सुधरेगी, भले ही वो रोजगार की क्यों ना हो। जी गोस्वामी जी, देखिए 2-3 चीजें स्पष्ट रूप से समझना होगा। जो बार बार हम लोग जो है फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, राजकोषीय घाटे की, तो जब सार्वजनिक खर्च सरकारें करती है तभी जा करके जो है लोगों को रोजगार मिलता है, कल कारखाने चलते हैं, और ग्रामीण भारत से लेके औद्योगिक भारत तक सबका जो है पुनर्निर्माण होता है। आपने ग्रामीण विकास की बात की, ग्रामीण भारत की बात की, तो इतना तो समझ लेना चाहिए कि अब ग्रामीण भारत की तस्वीर जो है तेजी से बदल रही है। हम लोगों के टोटल जीडीपी में 17% उसका जो है भागीदारी रह गई है, और मूल्य संवर्धन में लगभग 26% रह गई है। तो अब ये मान करके सिर्फ चलना कि ग्रामीण भारत के उत्थान से ही जो है संपूर्ण भारत का उत्थान होगा, हमारे समझ से थोड़ी बेईमानी होगी। लेकिन हाँ, यह सच्चाई है कि आज की तारीख में भी हर 1-1.5 घंटे में 4-5 लोगों का गांव से पलायन होता है, और कहीं ना कहीं जो है रोजगार के लिए ही होता है। तो इस पलायन को रोकने के लिए आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें तेजी लाई जाए, ताकि लोग जो है रोजगार से संतृप्त हो। अब मुझे बहुत यह कहने में जो है गर्व महसूस हो रहा है कि जो भारत की सरकारें हैं, जो चाहे इससे पहले यूपीए की थी, अब एनडीए की सरकार है, इस दिशा में काम करती देखी जा रही है। आपने देखा कि देश के सभी राज्यों में जो हाईवे का निर्माण हो रहा है, और स्वाभाविक रूप से जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, वो कई जिलों से जब गुजरते हैं तो जो स्थानीय जो गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिलता है। हाँ, इस बार थोड़ा हमें ये लगा कि जो रियल इस्टेट है इसमें जो है सरकार जो है बहुत इस पर फोकस नहीं की है। नहीं तो हमको लगता है कि अगर इस क्षेत्र में अगर थोड़ा फोकस होता तो काफी जो है लोगों को रोजगार मिलता है। आज की तारीख में आप देखिए तो 40% जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस डिमांड कम हो गई है, और जो उससे जुड़ी जो कंपनियां थी पूरी तरह से दिवालिया हो गई है। तो इस क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए। सतीश जी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि रोजगार को लेकर के देखिए, नौकरी को रोजगार को अलग रख करके देखना होगा। हम नौकरी से तुलना रोजगार की नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो लगभग जो है 2.5 लाख करोड़ से अधिक खर्च होने जा रहा है, लोगों को इसमें बहुत रोजगार मिलेंगे। जब ग्रामीण स्तर पर जब एक अस्पताल बनता है तो उसमें 5 से 6 लोगों को रोजगार मिलता है, और जब जो है ब्लॉक स्तर पे होता है, तहसील स्तर पे होता है, तो लगभग 2 दर्जन लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार इससे जो है कई हेल्थ सेंटर खोलने जा रही है, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बात हो रही है कि जो चुनावी राज्यों में जो है सरकार ज्यादा फोकस की हुई है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कोई भी राज्य सत्ता जो है चुनाव को नजरअंदाज करके न तो अपने बजट को ला सकती है, न पूरी तरह से उसे जो है चुनावी बना सकती है। तो इस दिशा में ये मान के चलिए कि अगर सरकार भी अगर असम में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में हाईवे के जरिए या जो है और प्रोजेक्टों के जरिए जो है लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो इसके पीछे उद्देश्य यह भी है कि उस क्षेत्र का विकास हो, तो यहाँ और वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो हमारी समझ से जो है इसको जो है रोजगार सरकार के जो भी योजनाएं, आपने देखा भी कि 2008 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी तो किस तरह से सार्वजनिक खर्च बढ़ा करके जो है लोगों को रोजगार दिया गया। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर वहां पर रोड बनाई जा रही है, ठीक है, आसाम है, बंगाल है, केरल है, तो वो भी कहीं ना कहीं रोजगार के लिए ही है। वहां बनेगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं आपसे एक सवाल, क्योंकि समय भी कम है और बहुत सारे हमारे मेहमानों ने कहीं और भी जाना है, ये कि क्या क्या कमियां आपको महत्वपूर्ण इसमें लगती है
कि जो वास्तव में इस बजट में होनी चाहिए थी और वो नहीं आई। जी डॉक्टर प्रतिमा। देखिए, पहले मैं अपनी बात, आपने जो पूछा है वो जवाब देने से पहले अभी एक पत्रकार भाई ने हमारे बोला था, बहुत सारे स्पेस जो आपने भी बोला कि जितने भी स्पेस प्रोग्राम हुए हैं आपने शायद वो पूरा का पूरा क्रेडिट पिछले 6 सालों में ही दे दिया। तो ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इंडियन स्पेस लगातार चलता आ रहा है, जो 1962 में जो बिल्कुल लगातार चलता है, उसमें किसी भी एक सरकार जी ने किया था, उसके बाद हम बहुत सारे सक्सेसफुल हमने अपने मिशन किए भी है। नहीं, ये सिर्फ एक याद दिलाने की चीज है आपको, क्योंकि शायद लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब आप समझिए इस बजट में क्या खामियां हैं। पहले मैं आपको बता दूं, 3 खामियां तो मैं आपको पहले गिना चुकी हूं। अब आते हैं 1 बाय 1। जो आप जिस योजना पे पिछले 6 सालों से प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करता था, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट है वो घटा दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो बजट है वो आप देखिए जो है 13% की उसमें गिरावट कर दी गई है। तो ये क्या है? अब आप देखिए एमएसएमईज के लिए सिर्फ 50,000 जो है 700 जो है करोड़ आपने सिर्फ दिए हुए हैं। आपको पता है कि हजारों जो एमएसएमईज हैं वो लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से बंद हो चुकी हैं, उसके बाद भी इतना कम अलोकेशन सही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, जो आज बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनको इनको जो है मैं कहती हूं उनमें एनर्जी डालने के लिए सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए जो है वो अलोकेट किए गए हैं। इसका सीधा सीधा असर ये है, बल्कि जो डिमांड है वो इससे कई गुना ज्यादा है। तो ये आप सिर्फ इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर्स, जो आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, आपका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आप उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान में लाने के बाद उन्हें बेच दें, जिससे कि जो प्राइवेट पार्टीज है वो अंदर आ जाए, जैसे कि आपने एयरपोर्ट के मुद्दे पे एक में किया है और जैसा कि आपने जो है रेलवेज के टाइम पर भी किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक पूरा बजट है, ये आप ये कह सकते हैं कि इस बजट में बहुत सारा दिमाग अप्लाई किया गया है, लेकिन आज की परिस्थितियों के हिसाब से जो देश को जरूरत थी तो दिल का इस्तेमाल थोड़ा कम किया गया है। मनरेगा का बजट आपको नहीं घटाना चाहिए था, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में आपने देखा है कि अगर किसी एक जो रोजगार या जो गरीब मजदूर, जो प्रवासी मजदूर था, उसे अपनी जीवन शैली चलाने के लिए अगर कहीं से एक उम्मीद मिली थी वो मनरेगा से मिली थी। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें जो प्रपोज चीजें हैं उनमें थोड़ा होल्ड भी करना पड़ता, तो उसके लिए सरकार को गुरेज नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो आज आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, समाज में न्याय की बात करते हैं, वो आज के इस बजट में दिखनी चाहिए थी। आपको फूड सब्सिडी बढ़ानी चाहिए थी, आपको मनरेगा का बजट बढ़ाना चाहिए था, आपको जो आम जनमानस है, जो छोटे काम करके ठेले लगा के अपना काम करते थे, उनका भी जो जिक्र है वो बजट में करना चाहिए था। अगर बजट में कुछ अच्छा होता तो देखिए, पार्टीज का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ यहां बैठ के क्रिटिसाइज करेंगे। बजट आपका सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की तरफ ही प्रेषित है। ये देखिए अपॉर्चुनिस्टिक, और एक वर्ड में बोलना चाहूंगी कि जो है एक वर्ड होता है ना कि सागा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। जो प्रोटेक्शनिज्म है, किसको प्रोटेक्ट करने की बात है? आपके रिच फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने की जो बात है वो अभी भी कंटिन्यू चली आ रही है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, और उन्हीं किसानों को आप ये कह रहे हैं कि 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन उनका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं आप वहां पे। आप उनके बजट को 6% गिराने की काम कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको 9 से 10 पॉइंट बता दिए हैं। और एक बात और, जीएसटी जो स्लैब है उसमें भी आपने बताया, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। प्रतिमा, एक सतीश के सिंह जी से मैं लास्ट केवल 1 मिनट में एक बात कि सभी को, सतीश के सिंह जी आपने सुना, सभी को सुना, बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए, लेकिन ओवरऑल आप कोई एक ऐसी टिप्पणी क्या कहना चाहेंगे कि बजट, चाहे वो आम आदमी है और जिसकी बात हुई है, और रही उद्योगपतियों की, तो उद्योगपतियों को अगर ध्यान में रखकर कुछ चीजें ना हो तो क्या वास्तव में चीजें चल पाएंगी? ये भी एक सवाल है, ये खुद से भी पूछना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ा कठिन है। पर सतीश के सिंह जी क्या कहेंगे आप अंतिम? जी, आपने 1 मिनट का समय दिया है, मैं कहूंगा जी, सरकार का उद्योगपति, कॉर्पोरेट इंडिया के तरफ फोकस लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की सांसें फूली हुई है, सरकार के पास खजाने में पैसे नहीं है, तो सरकार यही समझती है कि देने के नाम पर तो मुफ्त के चावल गेहूं दिए,
देने के नाम पे टॉयलेट दिए, देने के नाम पर गैस दिए, वो भी 1 करोड़ का टारगेट बढ़ाया गया है, वो देते आए। अब देने के लिए बचा नहीं है, तो देने के लिए कहां से आएगा? तो जब तक उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो वही फोकस है वहां पे, जिसके लेकर के कई पैनलिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि लोगों के हाथ में कुछ देना चाहिए था। सरकार को लगता है कि जब तक उद्योग धंधा नहीं चलेगा, तब तक रोजगार पैदा नहीं होगा, तब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा, तब तक देने के लिए भी कुछ नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल यही सबसे बड़ी और अहम बात है कि पहले उद्योग तो चलें, पहले कुछ हो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। देश ने कोरोना की विपत्ति को स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर जिस तरीके से देखा, तो कहीं ना कहीं ये बजट जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सदन में पेश किया है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखते हुए कहा है। लेकिन बहस अलग है और आरोप प्रत्यारोप भी लगातार चल रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा। हाँ, ये जरूर है कि सरकार ने कुछ पहलुओं पर अच्छा काम किया है, और जिस तरह से खासकर अगर हम देखें रोड को, ये भी अपने आप में एक खास फोकस सरकार का दिखता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ चीजें छूटी हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से सभी ने बताया कि अभी और भी कई मिनी बजट आएंगे, तो शायद वो सारी चीजें भी सही हो जाए। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।